नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 ये सेट आज का जो सेट होगा वो बायोलॉजी का होगा। तो अब इस सेट नंबर 7 में हम किन किन चैप्टर से प्रश्न उठाए हैं यानी प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं। तो वो चैप्टर देखे तो मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसे आज के जो सेट में शामिल तो किए ही, एक और सेट इसमें बन जाएगा इस चैप्टर से। तो ह्यूमन ब्लड और रक्त यानी रक्त के बारे में समझेंगे। प्रश्न जो है उठाए हैं यानी इसमें शामिल किए हैं। रक्त और रक्त का परिसंचरण तंत्र यानी हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, वो एक चैप्टर है। उससे जितने प्रश्न पूछे हुए हैं उस सारे प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हुए हैं। सारे प्रश्न तो नहीं शामिल कर पाए हैं, बहुत सारे प्रश्न था, तो एक और सेट बनाएंगे इसी चैप्टर पर एक और सेट बन जाएगा। उसमें दोनों सेट मिल के पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे प्रश्न पूछा हुआ चैप्टर बड़ा है और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों की संख्या इससे ठीक ठाक रहता है, तो प्रश्न की संख्या ज़्यादा था तो उतना शामिल नहीं कर पाए, नेक्स्ट सेट में शामिल कर देंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है, यानी खाली जगह उसमें भरना है, कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना। यानी प्रश्न ये है कि रक्त का वह कौन सा भाग है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना हुआ है। तो रक्त के बारे में कुछ पता है आपको? पता है तो ये प्रश्न बन जाना चाहिए। नहीं पता है तो रक्त के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, 2-4 मिनट, उसके बाद लगभग 5-6 प्रश्न, लगभग सारा प्रश्न बन जाएगा अगर हम 7-8 मिनट बात कर ले तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्यों है रक्त तरल संयोजी ऊतक? अगर इस मन में प्रश्न आ रहा है तो इस प्रश्न का जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। अगला स्लाइड हम जैसे ही करेंगे तो उसको आप समझ जाएंगे कि रक्त क्यों है तरल संयोजी ऊतक। अगर रक्त की मात्रा करें तो एक एडल्ट पर्सन में, एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। जो 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के भार पर निर्भर करता है। शरीर के भार का 7 से 8% रक्त होता है किसी व्यक्ति में। ये ना कि सब में 5 से 6 लीटर होता है, नहीं। कोई पूरा तंदुरुस्त है, एकदम बॉडी बनाया हुआ है, उसमें रक्त की मात्रा ज़्यादा होगा, शरीर के भार का 7 से 8% उसमें होगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त की मात्रा कम होती है। अगर रक्त की प्रकृति की बात करें तो रक्त की प्रकृति हल्का क्षारीय है। अब इसको टेस्ट किए हुए होंगे कभी, है ना? बचपन में जब उंगली कभी कटा होगा तो उंगली मुंह में लिए होंगे तो लगा होगा ना, हल्का क्या लगता है? क्षारीय लगता है, नुनछा टाइप पे। तो अब क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम या 7 से ज़्यादा? 7 से ज़्यादा होगा। ये पीएच स्केल पर क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक अंक डिनोट रहते हैं। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। तो इसका क्षारीय है, हल्का क्षारीय, तो थोड़ा सा 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 7.4। यानी रक्त का पीएच मान 7.4 है। अगर रक्त की संगठन को देखें कि किससे मिलकर रक्त बना हुआ है तो 2 पदार्थ से, यानी 2 इसके घटक हैं, रक्त के 2 घटक हैं, एक प्लाज्मा और एक है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त के कुल आयतन का 55% हिस्सा कवर करता है और शेष 45% रक्त कोशिकाएं हैं। तो एक एक करके दोनों कंपोजिशन में बात कर ले, यानी दोनों जो रक्त के घटक हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, दोनों को एक एक करके हम थोड़ा सा बात कर ले। आगे प्लाज्मा को समझ लें, उसके बाद हम रक्त कोशिकाओं को समझ लेंगे, उसके बाद सारा प्रश्न हम बना लेंगे। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। याद रखिएगा, ये जो रक्त के संगठक है यानी घटक है, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, ये जो है तरल पदार्थ है, ठीक है, तरल है। और ये है ठोस, रक्त कोशिकाएं जो होता है ठोस कण होते हैं। जैसे में आप मगर ब्लड आपको दिखता होगा तो तरल दिखता होगा, उसमें ठोस कण तो आपको दिखते नहीं है। जैसे शरबत आप बनाते हैं तो उसमें पानी और चीनी दोनों रहता है, लेकिन चीनी आपको दिखता थोड़े ना है जब शरबत बन जाती है। तो उसी तरह रक्त भी है, रक्त में भी ठोस के कण हैं, जैसे शरबत में चीनी ठोस के कण है, उसी तरह रक्त कोशिकाएं जो है ठोस है। रक्त कोशिकाएं ठोस हैं पर वो दिखते नहीं, क्योंकि इसमें ये जो रक्त कोशिकाएं हैं प्लाज्मा के अंदर ही तैरते रहते हैं और पूरी तरह से दोनों मिले रहते हैं। तो रक्त की मात्रा, प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा है, 55% भाग है, और ये तरल है। जैसे चीनी, शरबत में पानी सबसे अधिक रहता है, चीनी कम रहता है, इसलिए वो पानी की तरह दिखता है। वो रक्त भी पानी की तरह दिखता है, मतलब तरल दिखता है, पानी की तरह नहीं, उन्हें तरल दिखता है, लिक्विड दिखता है, क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा है। और प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, 90 से 92% जल है, इसलिए वह हमें रक्त जो है तरल दिखता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन की बात करें तो 6 से 7% प्रोटीन है। प्रोटीन के नाम बताए तो फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, इस प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन, इसका उपयोग होता है रक्त स्कंदन में, यानी रक्त के थक्का जमने में
यह प्रोटीन सहायक है, फाइब्रिनोजेन, याद रखिएगा, प्रश्न से पूछा हुआ प्रश्न। शेष जो भाग में है अन्य पोषक तत्व है। कार्य की अगर बात करें प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा का कार्य है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हार्मोन पोषक तत्व का शरीर के विभिन्न अंगों में उसका परिवहन करना। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हम किए, जो भी हम पोषक तत्व के रूप में जो भी पदार्थ हम आप खाएं भोजन के रूप में, उसका पाचन होगा। पाचन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन उस कई चरणों से होकर गुजरता है। अंतिम रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भी 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम वाले भाग में जाकर जो भी हम भोजन करते हैं उसका अंतिम रूप से पाचन इलियम वाला भाग में होता है। वहीं पे अंतिम रूप से पाचन होता है, वहीं पे जो भी हम भोजन किए उसमें जो भी पोषक पदार्थ है उस सभी पोषक पदार्थों का अवशोषण इलियम वाले भाग में ही हो जाता है। प्रश्न ये है कि सारे पोषक तत्व का अवशोषण इलियम वाले भाग में हो रहा है, लेकिन पोषक तत्व की जरूरत केवल इलियम को तो नहीं है, छोटी आंत को केवल तो जरूरत नहीं है। पोषक तत्व की जरूरत शरीर के विभिन्न अंगों को है, विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न ऊतकों, विभिन्न अंगों को जरूरत है। तो विभिन्न कोशिकाओं को कौन पोषक तत्व को पहुंचाएगा? तो वह कार्य करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन जो भी पोषक तत्व है उन छोटी आंत से सभी को यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है। सीरम एक यहाँ पर लिखा हुआ, तो सीरम भी प्लाज्मा ही है, लेकिन इस जो सीरम है ये भी प्लाज्मा है, लेकिन एक चीज सिर्फ इसमें नहीं होता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन सीरम में नहीं पाया जाता है। बाकी प्लाज्मा में जो भी चीज पाया जाता है वो सब सीरम में भी पाया जाता है। सिर्फ एक चीज नहीं पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, यानी फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। जो प्लाज्मा जो होता है ना पीला रंग का होता है। अब हम बात करें रक्त कोशिकाएं की। रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाएं या कनिकाएं कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु। अब यह देखिए, ये नाम जरूर याद रखिएगा, आपको ना एग्जाम में यही नाम ज्यादा देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसको जरूर याद रखिएगा, अभी आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, है ना। तो आरबीसी, जिसे आरबीसी के बारे में आपको सब चीज जानकारी है, लेकिन आरबीसी न लिख के लिख देगा इरिथ्रोसाइट के बारे में बताइए, तो हो सकता है आप नाम नहीं पता और आप कंफ्यूज कर जाएं, जबकि आपको जानकारी है पर वो बना नहीं पाएंगे क्योंकि आप नाम नहीं पता है। इस नाम को जरूर याद रखिएगा। अब एक एक करके तीनों बारे में बात कर लेते हैं। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन में, तीनों का निर्माण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा सभी हड्डियों में पाया जाता है, सभी हड्डी में नहीं पाया जाता, कुछ हड्डियों में पाया जाता है, जैसे फीमर जांग की हड्डी में पाया जाता है, रिब्स जिसे इसको बोलते हैं ना पसली, हाँ पसली की हड्डी में, अस्कल खोपड़ी की हड्डी में पाया जाता है बोन मैरो, सभी हड्डी में नहीं पाया जाता। आप देखे भी होंगे बोन मैरो, जो हड्डी कभी चिकन खाए होंगे ना, तो जो लेग पीस खाते हैं ना उसमें जो लाल दाने दाने रहता है ना, ऐसे हड्डी को तोड़ेंगे उसमें ताकि वो होल ऐसा रहेगा, उसमें आपको अस्थि मज्जा दिखने को मिलेगा, जो लाल लाल दिखता है दाने की तरह, अस्थि मज्जा होता है। तो इसका निर्माण बोन मैरो, तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगर संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या मेल में होता है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 घन मिलीमीटर रक्त लेंगे, यानी 1 घन मिलीमीटर कितना हो गया? थोड़ा सा, इतना सा मतलब रक्त लेंगे, एक ठेपी, थोड़ा सा एक ठेपी, बड़ा ठेपी से एक ठेपी लेंगे तो 1 घन मिलीमीटर हो जाएगा। उसमें 5 से 5.5 मिलियन, मिलियन की बात करें, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 लाख से 55 लाख होता है मेल में, फीमेल में होता है 45 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो 6 से 8,000 इसकी संख्या होता है और प्लेटलेट्स की संख्या होता है 1.5 से 3 लाख, 1.5 से 3 लाख। तो अब देखिए, तो तीनों में संख्या सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक संख्या आरबीसी की, याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या सबसे अधिक है ना। इन लोग के तो इसके तुलना में तो इन लोग एकदम नगण्य है, ये 1000 में है, ये भी लाख में है, तो 1.5 लाख 3 लाख है, ये 55 लाख है, बहुत ज्यादा है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे अधिक संख्या किसकी है? आरबीसी की, याद रखिएगा। संख्या में आरबीसी सबसे ज्यादा है रक्त में, लेकिन आकार में सबसे बड़ा है डब्ल्यूबीसी। आकार जो है सबसे बड़ा ये है, बड़ा, अगर आकार में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बड़ा, सबसे बड़ा रक्त कोशिका कौन है? तो डब्ल्यूबीसी, है ना। रक्त कोशिका 3 प्रकार के,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। याद रखिए, ब्लड में अगर पूछ देना एग्जाम में कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो किसकी सबसे अधिक मात्रा है, प्लाज्मा की। लेकिन ऐसे ना पूछ दे कि रक्त में सबसे अधिक संख्या, रक्त मतलब रक्त में पाए जाने वाले रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक किसकी संख्या है। रक्त कोशिकाओं में पूछे तो ये है तीन ही रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें सबसे अधिक संख्या आरबीसी। लेकिन पूरी होल ब्लड में पूछे तो प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन सिर्फ रक्त कोशिकाएं पूछे तो आरबीसी। अगर जीवन काल की बात करें, टाइम पीरियड की, तो जीवन काल है आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का होता है 1 सप्ताह, इसका जीवन काल है। अब प्रश्न है कि जीवन काल पूरा होगा तो एक दिन मृत्यु होगी। जैसे मनुष्य का जीवन काल पूरा हो जाता है तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी मनुष्य का मृत्यु होता है तो क्या करते हैं, डिस्पोजल के लिए। तो हमारी सोसाइटी क्या एक सिस्टम बना के रखी है ये कि कोई मरेगा तो या तो शमशान घाट में लेकर जला देंगे, जलाया जाएगा, या तो फिर कब्रिस्तान में उसको गाड़ दिया जाएगा, वहीं पर उसका डिस्पोजल हो जाएगा। कहीं भी मरेगा उसका डिस्पोजल कहाँ होगा, कब्रिस्तान में या तो शमशान घाट में, है ना। उसी तरह से लेकिन कीड़े मकोड़े जब मरते हैं तो उसका डिस्पोजल कहाँ होता है, जहां मारा वहीं पर डिस्पोजल हो गया, उसके अपने आप हो गया। उसी तरह यहाँ पे है ना, आरबीसी की जब मृत्यु होती है तो उसके निपटान के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए एक विशेष स्थान है, वह विशेष स्थान है पलीहा, स्प्लीन। यहीं पे आरबीसी कहीं भी रक्त में मरे उसका डिस्पोजल पलीहा में ही होगा, स्प्लीन में ही होगा। इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्र कहते, कब्रगाह कहते। लेकिन डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के निपटान के लिए कोई विशेष स्थान नहीं, रक्त में जहां भी उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे उसके डिस्पोजल हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन आरबीसी के डिस्पोजल के लिए एक विशेष स्थान है। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके डिस्पोजल के लिए एक विशेष स्थान होता है, उसी तरह आरबीसी के लिए भी एक विशेष स्थान है और वह विशेष स्थान पलीहा है। अगर आरबीसी में केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ केंद्रक ना पाने से बहुत चीज ना पाया जाएगा। अब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक के अंदर जो भी चीज पाया जाएगा वो भी नहीं पाया जाएगा। जैसे केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और दोनों क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में केंद्रक के अंदर रहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो वही डीएनए और क्रोमेटिन पदार्थ आपस में संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र पर जीन होता है और जीन अनुवांशिक गुणों का लक्षण है। तो इस पर जीन नहीं है, केंद्रक नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना तो डीएनए होगा, नहीं होगा। डीएनए नहीं होगा तो कोई भी अनुवांशिक लक्षण को यदि हमें चेक करना होगा किसी व्यक्ति में तो आरबीसी से चेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है, केंद्रक नहीं है तो डीएनए भी नहीं है। प्लेटलेट से भी नहीं होगा, होगा किससे, डब्ल्यूबी से हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब कार्य की बात करें तो आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। कैसे करता है इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। डब्ल्यूबीसी का कार्य है हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से सुरक्षा करना, यानी इसीलिए डब्ल्यूबीसी को प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक कहते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त अस्कंदन। अब कैसे ये है कि आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, तो कैसे कार्य करता है अगर हम इसको देख ले थोड़ा सा। प्रश्न बस तो 2 मिनट में प्रश्न देख लेंगे, 2 मिनट और बात कर लें, उसके बाद सारा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा अगर 2 मिनट में इतना बात कर लेंगे। अब पूरा हम डीप में तो नहीं जा रहे, अगर पूरा डीप में तब पर भी बहुत सारा चीज बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत एकदम जानना चाहें, ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर छूटा हुआ था ना कि रक्त तरल संयोजी ऊतक क्यों है, अगर ये प्रश्न का जवाब लेना चाहें तो यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि रक्त में बड़ी मात्रा में क्या है, जल है। सबसे बड़ा रक्त का सबसे बड़ा भाग प्लाज्मा है, ठीक है, 55%, उसमें 90 से 92% जल है, यानी रक्त में सबसे बड़ी मात्रा में जल है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रक्त एक तरल है। संयोजी क्यों, क्योंकि रक्त पूरी शरीर को कनेक्ट करके रखती है। कोई कहीं भी चोट आपको लगेगा, कहीं भी कटेगा तो रक्त निकलता है, यहाँ भी चोट लगे, कहीं भी शरीर में लग जाएगा, पूरी रक्त फैला हुआ है, हर कोशिकाओं हर ऊतकों से जो रक्त है कनेक्ट है, इसलिए उसको संयोजी बोलते हैं। ऊतक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊतक क्यों बोलते हैं रक्त को, क्योंकि रक्त कोशिकाएं एक साथ रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जितनी भी रक्त कोशिकाएं एक साथ रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो कोशिकाएं एक साथ हैं, एक समूह में है, तो हम क्या कहेंगे, उस ऊतक कहेंगे, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो रक्त एक तरल है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जल है। संयोजी क्यों, क्योंकि पूरी शरीर को कनेक्ट करके रखती है। ऊतक क्यों, क्योंकि रक्त कोशिकाएं एक साथ एक समूह में होती है प्लाज्मा के अंदर, इसलिए इसे हम ऊतक कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और भी बहुत डीप में जाके अगर समझना चाहें रक्त के बारे में, थोड़ा और डीप में, लगभग 80% बात हम समझाइए दी, 80 से 90%।
10% और थोड़ा डीप में जाना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी वाला वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि प्लाज्मा जो है, हाँ, जो होल ब्लड होता है आपको कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, दिखता है ना, जब ब्लड रहता है आप रक्त देखते हैं तो ऐसा दिखता है, एकदम तरल दिखता है, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे शरबत दिखता है तो सिर्फ पानी दिखता है, उसमें चीनी वाला दिखता नहीं है, लेकिन उसको वाष्पीकृत किया जाए तो चीनी वाला भाग अलग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक प्रोसेस है ये, है ना, इस प्रोसेस से जब रक्त को गुजारा जाता है, जब लैब में आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। जैसे इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इस प्रोसेस का नाम है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो हल्का विलियन में जो इस प्रोसेस से जो है, विलियन में जो हल्के भाग होते हैं, यानी हल्के जो उसमें पदार्थ है विलियन में, जैसे रक्त है तो एक विलियन ही है ना, विलियन है, प्लाज्मा का, रक्त कोशिकाओं का एक विलियन है। तो इसमें से हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ अलग हो जाता है, जो भारी है वो नीचे बैठ जाता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ठोस है इसलिए वो नीचे बैठ जाते हैं, अब प्लाज्मा ऊपर हो जाता है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है 55%। देखिए यहाँ पर लिखा है इरिथ्रोसाइट, यहाँ पर लिखा नहीं आरबीसी। इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, आरबीसी को। यहाँ पर लिखा है लीकोसाइट, लीकोसाइट की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए लिखा हुआ ग्रेटर देन 1%, 1% से भी कम। आरबीसी की आकृति की बात करें तो आरबीसी की आकृति गोलाकार होता है, लेकिन वो बीच में दबा रहता है, यानी उभयावतल बोल सकते हैं, बाइकॉनकेव। जबकि श्वेत रक्त कणिका की आकृति अनियमित होती है। देखिए कुछ दिख रहा है इस तरह का, कुछ दिख रहा है इस तरह का, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है, अनियमित, कोई आकार नहीं है। अभी हम बात जो कर रहे थे कि आरबीसी का कार्य है श्वसन गैसों का परिवहन करना, तो कैसे श्वसन गैसों का परिवहन करता है उस पर थोड़ा सा बात कर लें। तो ये है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है, ठीक है, लौह युक्त प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन का जो हीम है वो लौह से, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन से बना होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन का उसका रक्त लाल होता है, इसलिए आरबीसी का रंग लाल हो जाता है। आरबीसी रक्त में है तो रक्त का रंग भी लाल हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ नहीं बोल दीजिएगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए हमारे शरीर यानी मानव की शरीर का रक्त का रंग लाल होता है, ये पूरी लाइन सही नहीं है। केचुआ के अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन उसके रक्त का रंग तो लाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केचुआ में हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता, उसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में जाकर उसका विलय हो जाता है, और प्लाज्मा में बड़ी मात्रा में जल है, और उस जल में जाकर हीमोग्लोबिन का विलय हो जाएगा तो रंगहीन हो जाएगा। तो केचुआ का रंग रंगहीन होता है, हल्का सफेद टाइप का होता है। क्यों ऐसा समझे कि एक बड़ी बाल्टी में पानी है, उस बड़ी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें जाकर आप 2 बूंद रंग डाल देंगे लाल, तो क्या पूरा बाल्टी का रंग लाल हो जाएगा? नहीं होगा, कि बड़ी मात्रा में पानी है, जल है। उसी तरह प्लाज्मा में 90 से 92% जल है, उस जल में जाकर, उस प्लाज्मा में जाकर केचुआ में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका विलय हो जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ में हीमोग्लोबिन का विलय प्लाज्मा में हो जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमारे जो रक्त होता है, मानव के रक्त, वो लाल होता है। अब हमें बात तो करना है कि आरबीसी कैसे श्वसन गैसों का परिवहन करता है। तो दरअसल आरबीसी नहीं करता है, आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन लौहिक प्रोटीन, यह हीमोग्लोबिन ये श्वसन गैसों का परिवहन करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है तो हीमोग्लोबिन का कार्य अंततः आरबीसी का कार्य कहलाएगा। आरबीसी रक्त के अंदर है तो आरबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य कहलाएगा कि नहीं? डब्ल्यूबीसी का है, रक्त में है, तो अंततः डब्ल्यूबीसी का कार्य रक्त का कार्य कहलाएगा। प्लेटलेट्स का कार्य अंततः रक्त का कार्य कहलाएगा। प्लाज्मा का कार्य अंततः रक्त का कार्य कहलाएगा। कैसे? जैसे ऐसे समझे, एक संस्था है, मान ले कि एक संस्था है, ठीक है, इस संस्था का नाम मान ले कि एक कोई संस्था है, ये बुक छापती है, मान ले बुक पब्लिश करती है। अब बुक पब्लिश करती है इस संस्था में, लेकिन इस संस्था में बहुत सारे टीम काम करती होगी तभी बुक छपता होगा। मान लीजिए कि एक टीम है ए, एक टीम है बी, एक सी, डी। टीम ए जो है मान लीजिए कंटेंट तैयार करता है, बी जो है उस कंटेंट को टाइप करता है, सी उस टाइप किए हुए कंटेंट को चेक करता है, डी फिर अंत में सारा चीज जब हो जाता है उसका बाइंडिंग करता है, और उसके बाद इस संस्था जो कि एक्स नाम मैंने रखा, उस संस्था के नाम से बुक जो है मार्केट में आती है।
तो हम कहते हैं कि इस संस्था की बुक अच्छी है, जैसा भी हो उसके बारे में हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर अंदर झांके तो उस बुक को छापने के लिए बहुत लोगों ने कार्य किया है, बहुत टीम मिलकर काम कर रहे हैं। अगर उस संस्था में जाएंगे तो पता चलेगा कि ए जो है कंटेंट तैयार करता है, बी जो है टाइप करता है, सी ए करता है, डी ई करता है, ई करता है। तो उन सभी का कार्य अंततः तो कह रहा है एक संस्था का कार्य कहला रहा है। उसी तरह रक्त का है, रक्त में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। तो आरबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य कहलाएगा, डब्ल्यूबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य, प्लेटलेट्स अंततः। इसलिए जब रक्त का कार्य पूछे ना तो हम रक्त का कार्य नहीं यहाँ पे बताएंगे, हम आरबीसी का कार्य बता देंगे, डब्ल्यूबीसी का बता देंगे, प्लेटलेट्स का बता देंगे, प्लाज्मा का बता देंगे, लेकिन हम रक्त का नहीं बताएंगे, क्योंकि वही रक्त का कार्य हुआ। आरबीसी का कार्य अंतर रक्त का कार्य कहलाएगा, डब्ल्यूबीसी का कार्य अंतर रक्त का कार्य। तो इसलिए याद रखिएगा कि रक्त का कार्य अलग नहीं है, जो सबका जो कार्य होगा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब उसी को कहेंगे, दरअसल वो रक्त का कार्य है। उसी तरह यहाँ पे वही सिचुएशन यहाँ पे है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन श्वसन गैसों का परिवहन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी श्वसन गैसों का, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर। तो कैसे करता है इससे समझते हैं। ये लंग्स है, ये टिश्यू यानी ऊतक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ ऊतक से निकलता है, ठीक है। रक्त का परिसंचरण होता है, कैसे परिसंचरण तो अभी बताएंगे हम। यहाँ से निकलता है, तो जब यहाँ ऊतक से जब रक्त फेफड़ा में जाता है तो वह रक्त जो होता है अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। जैसे यहाँ पे आता है लंग्स में रक्त, हीमोग्लोबिन उसमें साथ में रहता है रक्त में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स जो है अवशोषित कर लेगा, उसको शरीर से बाहर कर देगा। और जैसे हीमोग्लोबिन लंग्स में आएगा तो लंग्स में ऑक्सीजन तो रहता ही है, फेफड़ा काम किया ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ये हीमोग्लोबिन लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन से संयोजन कर लेता है, उससे बंधन बना लेता है और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर यहाँ फिर ऊतक तक आता है। और ये जो है ये जो यौगिक बना ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये अस्थायी होता है, यहाँ बना यहाँ आके टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सीजन वहां से लेकर आया यानी ऊतक को दे देगा और ये टूट जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो दिक्कत होने लगता है जी, नहीं पता नहीं इसमें वर्ड आ जाता है। चलिए ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको टिश्यू को दे दिया, फिर जो है हीमोग्लोबिन ऊतक से फिर ऐसी का आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आकर कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर ऊतक, यानी लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, ऊतक तक कार्बन ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाएगा। समझे, यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देना, विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देना, और विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ा को दे देना, फेफड़ा फिर शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। ये कार्य हीमोग्लोबिन करता है, तो हम इसे कह देंगे कि आरबीसी करता है। अब थोड़ा सा बात कर ले डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में 3, बस अब तुरंत परत पा रहे हैं। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली का सैनिक है, कैसे कार्य करता है, 5 प्रकार होता है डब्ल्यूबीसी, याद रखें, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होता है सबसे बड़ा, मतलब संख्या में सबसे बड़ा है कौन, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे ज्यादा है, 60 से 65% इसके है, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा संख्या में बता रहा है, संख्या में कौन है, न्यूट्रोफिल। सबसे कम है बेसोफिल, आकार में सबसे बड़ा है मोनोसाइट, सबसे छोटा है लिम्फोसाइट। यहाँ पे लिखा है कनिका युक्त है, याद रखिएगा प्रश्न पूछता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये कनिका युक्त है, एक कनिका रहित है। कैसे है अभी दिखा देंगे। लिम्फोसाइट का कार्य, लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अभी इनको कार्य अगर देखें तो न्यूट्रोफिल से रोगाणुओं को खा जाता है, यानी भक्षण कर देता है मरे हुए रोगाणुओं को। इओसिनोफिल और बेसोफिल का कार्य एलर्जी के एंगेस्ट में काम, शरीर में एलर्जी हो जाता है उसके एंगेस्ट में काम करता है। मोनोसाइट जो है ना रोगाणुओं, मारे हुए रोगाणुओं को खा जाता है। कौन मारेगा, तो मारेगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है और रोगों को मार देता है, यानी रोगों की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य लिम्फोसाइट करता है और एंटीबॉडी का निर्माण करके उसको मार देता है। अब आते हैं प्रश्न पे। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं कनिका युक्त कैसे और कनिका रहित कैसे। ये देखिए, बोले कि न्यूट्रोफिल्स
इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये तीनों जो है कनिका युक्त है। देखिए तो कनिका युक्त है, इसमें छोटा छोटा दाने दाने कण दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एक कनिका युक्त, एक कनिका रहित, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कनिका रहित, एक कनिका युक्त होता है। पूछ देता है इमेज के साथ, ग्रुप डी के एग्जाम में ये इमेज दे के पूछा हुआ था, नंबर दे दिया था 1 2 3 4 5, बोला उसमें बताइए कौन लिम्फोसाइट है, कौन मोनोसाइट है, कौन सी है। तो याद रखिएगा ये कनिका युक्त, इमेज के साथ प्रश्न आया था। अब प्रश्न देख लेते हैं, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, अपना पहला प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अब यही पे पहला प्रश्न, हाँ यहाँ थे हम लोग। अब शुरू करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। मानव रक्त का तरल भाग जिससे खाली जगह कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो रक्त के दो भाग, एक प्लाज्मा, एक रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्रोटीन और लवण होता है 6 से 7%, यानी 8% में। तो बोल रहा है कि मानव रक्त का तरल भाग कौन है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। यही बात किए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस सब के बारे में समझा दिए। अब हम सीधे आप प्रश्न पे आते चल जाएंगे, इसलिए मैं समझा दिया ना कि प्रैक्टिस करने में, मैंने सेट लगाने में आपको दिक्कत ना हो, या जानते तो ही होंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया है ना। रक्त में एक एक करके हम सारे पॉइंट पे बात करते हैं, एक एक प्रश्न पे, हर प्रश्न पे लाकर उसमें बात करते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट, प्लेटलेट, इसे करते रहते हैं। उससे अच्छा है कि 2 मिनट पहले ही बात कर लो जिससे बात करना है ना। रक्त में खाली जगह नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, कह रहा है कि रक्त में यहाँ पर भरना कि क्या नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तैरते रहते हैं। तो हमने बोला कि रक्त में 2 अवयव है, 2 घटक है रक्त के, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। प्लाज्मा 55% और रक्त कोशिका 45। प्लाज्मा के अंदर रक्त कोशिकाएं रहते हैं, बोले थे ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा में ही रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, प्लाज्मा में रहते हैं। ये बोला रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स का मतलब क्या था, मैट्रिक्स मैथ में पढ़े होंगे ना, मैट्रिक्स मतलब अवयव, एक जैसे मान ली मैथ में पढ़े होंगे, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे बनता है। इसमें संख्याएं रहते हैं और संख्याओं का विन्यास रहता है, 5 6 जो भी संख्या है एक मैट्रिक्स के अंदर रहता है। उसी तरह कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा, रक्त में अगर सही आंसर ले तो रक्त में जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा भी एक मैट्रिक्स की तरह है, यानी अवयव की तरह है, और इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब जो है तैरते रहते हैं। ठीक है, यही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। अभी बात किए थे कि 6 से 7% प्रोटीन होता है, जिसमें नाम भी बताए थे हम, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। बोले थे कि फाइब्रिनोजेन रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन किसमें होता है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है। और एक होता है सीरम, सीरम में यही नहीं पाया जाता फाइब्रिनोजेन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो बैक करके वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इस पर बात करें ना, जैसे सीरम है तो सीरम पर बात कर लिए थे, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन बताए थे। चौथा है कि खाली जगह यानी भरना है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल, 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पोषक तत्व जो रहता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, 92%, 90 से 92% जल है, जल होता है, 6 से 7% प्रोटीन, वो जो बात किए थे। तो वही यहाँ पे लिख दिया कि 92% जल है, 8% में सबको ले लिया, प्रोटीन, हार्मोन सबको ले लिया, पोषक तत्व को ले लिया। तो कौन सा है, तो रक्त में कौन है, प्लाज्मा है। खाली जगह लिखा हुआ है, खाली जगह यानी प्लाज्मा, वहां पर आंसर सही होगा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, पोषक तत्व सब होता है। ठीक है, 5 देखते हैं, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कचरे का परिवहन करता है। अभी बहुत बात किए थे कि हम जो भोजन लेते हैं उसका अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, लेकिन वहां पे पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, लेकिन जरूरत केवल पोषक तत्वों की छोटी आंत की नहीं है। तो प्लाज्मा क्या करता है, छोटी आंत से पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है, यही कह रहा है। तो कौन पहुंचाता है, प्लाज्मा। अन्न पे हम बात नहीं कर रहे हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं इस सब का कार्य बता दिए हैं, इसलिए हम सीधे एक ही ऑप्शन में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या डब्ल्यूबीसी के बारे में नहीं बताएं क्या, बताए ना आपको, प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बताएं क्या, बताए ना आपको, कोशिका, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी के बारे में नहीं बताएं, बताएं आपको। ठीक है, इस सब प्रश्न भी आएगा, इसलिए हम सीधे सीधे आ रहे हैं। इसलिए तो हम आगे 5-6 मिनट बात कर लेते हैं टॉपिक पे ही, एक एक करके क्यों बात करें। छठा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग है। अब ये हृदय की बात आ गया, यानी परिसंचरण अब करेगा, धड़कन यानी हार्ट जो है, वो जो रक्त के बारे में पढ़े उसका परिसंचरण हम करते हैं। तो अब क्या करें, हृदय के बारे में फिर 2 मिनट बात कर ले। हृदय के बारे में बात करेंगे
तो हृदय से लगभग आपको आगे 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या करें, हृदय के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हृदय, मछली में हृदय के 2 चेंबर पाए जाते हैं, सरीसृप और उभयचर में 3 चेंबर होते हैं, स्तनधारी और जो पक्षी है उसमें 4 चेंबर, जैसे हम लोग स्तनधारी में आते हैं, जानवर ये सब स्तनधारी में आता है, जो अपने बच्चों को जन्म दे और दूध पिलाए जिसमें बाल होता है सर पे, वो सब स्तनधारी में आता है। 4 चेंबर, जो हार्ट का जो चेंबर है, ठीक है, हृदय का जो चेंबर है उसे हम ऐसे बांटा जाता है, हार्ट के चेंबर को टॉप और बॉटम में बांटा जाता है। ठीक है, टॉप को बोलते हैं अलिंद और बॉटम को बोलते हैं नीले। ठीक है, अलिंद यानी एट्रियम और नीला यानी वेंट्रिकल। तो यही हृदय इसी तरह से बटा रहता है, यानी टॉप और बॉटम में इसको बांटा जाता है। जैसे में मछली में 2 चेंबर है, मछली के हृदय में 2 चेंबर है, तो टॉप क्या हो गया, अलिंद, ऐसे बांटा जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। जो टॉप है यानी ऊपर वाला है उसको हम बोलेंगे अलिंद और नीले। तो मछली में 1 अलिंद 1 नीले होता है, यानी 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। जबकि सरीसृप में वही हुआ, अलिंद और नीचे वाला को नीले। अलिंद में 2 भाग हो गया, लेफ्ट और राइट, 2 भाग में टूटा हुआ ना, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद, और नीचे तो एक ही वही है तो नीले। हम लोग अपना अब बात करें मनुष्य में या स्तनधारी, किसी भी स्तनधारी में तो 4 चेंबर होगा, पक्षी में भी 4 चेंबर हुआ, तो क्या हुआ, अलिंद और नीले, ऊपर वाला को अलिंद और नीचे वाला को नीले। ऊपर वाला में 2 भाग हो गया, एक बोलेंगे कि इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, है ना। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट अलिंद, लेफ्ट नीले, और इसको बोलेंगे राइट नीले, यानी बायां अलिंद, हृदय की इस भाग को बोलते हैं बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां नीले, है ना। हृदय जो पाया जाता है फेफड़ा के बीच में पाया जाता है, पूरा बीचों बीच नहीं पाया जाता है, फेफड़ा के बीचों बीच में थोड़ा सा इधर बायां साइड में हल्का सा, देखिए ये है हृदय, ये है आपका हृदय यानी हार्ट, ये है पूरा नहीं, वो तो फेफड़ा है, आओ सब दिख रहा है ना, ये लंग्स है, फेफड़ा है, थोड़ा सा बीचे बीच में, लेकिन हल्का सा वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। अगर इस हृदय की वजन की बात करें तो वजन फीमेल में वजन है यानी 250 से 3 ग्राम, लिखा हुआ ग्राम छूट गया, 250 से 300 ग्राम, और मेल में यानी पुरुष में होता है 300 से 350 ग्राम। मेल में औसतन बोलेगा, दोनों मिला के औसतन बोला जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य में जो हृदय होता है उसका वजन 300 ग्राम होता है। एक अगर मोटा मोटी बात करें तो 300 ग्राम का हृदय होता है। अब इसका मतलब ये ना कि लड़की में हृदय छोटा है, तुम्हारा दिल छोटा होता है ना, नहीं कहते, बोल देते हैं ना, थोड़ा सा व्यवहार किसी व्यक्ति का खराब होता है तो बोल देते हैं ना ये दिल के बहुत खराब आदमी है, सुन के हमको हंसी आता है, दिल के कैसे खराब कोई होगा, है ना, दिल मतलब तो हृदय हो गया, हृदय के खराब आदमी कैसे हो सकता है, व्यक्ति व्यवहार का खराब होता है, स्वभाव का अपना खराब होता है ना, दिल का खराब नहीं होता, ऐसे बोल देते हैं आम भाषा में, आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें बोलते हैं ना कि फलना बाबू एकदम दिल के खराब आदमी है ना। तो दिल के कोई खराब नहीं होता है, दिल तो सबका एक ही है ना, दिल का काम तो क्या, पंपिंग करना है, ब्लड का पंपिंग करना है, उसमें खराब और अच्छा से क्या मतलब है। अब व्यक्ति का व्यवहार खराब है तो दिल थोड़ी ना खराब है। तो ये है हृदय। थोड़ा सा और हृदय के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। अच्छा, पहला प्रश्न बनाइए लेते हैं। छठा जो प्रश्न, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग है, औसत है 300 ग्राम, है ना, 300 ग्राम अगर औसत देखा जाए तो 300 ग्राम होता है। थोड़ा सा हृदय के बारे में और बात कर ले, क्योंकि और भी प्रश्न है परिसंचरण से, कैसे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, हृदय कैसे पंपिंग करता है, उस पर प्रश्न है। ये है हृदय, देखिए यहाँ पे अभी बोल देते लेफ्ट यानी बायां एट्रियम यानी बायां क्या हुआ अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ठीक है। अब यही दोनों, ये जो निलय है ना पंप करता है, ठीक है, संकुचित होता है, जिसे हृदय के धड़कन बोलते हैं ना। 1 मिनट में हृदय 72 बार औसतन धड़कता है, सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर इसमें बात करें थोड़ा सा इसको इमेज को, इस डायग्राम को समझ ले तो समझ जाएंगे। देखिए फेफड़ा, हृदय, हृदय से फिर पूरे शरीर में रक्त जाता है और फिर पूरे शरीर से हृदय में आता है। हृदय जो होता है मीडिएटर का कार्य करता है, ठीक है। ये यहाँ हृदय है, पूरी शरीर को रक्त देगा और पूरी शरीर से रक्त लेगा भी, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं,
पहले फेफड़ा से शुरू करते हैं, ठीक है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त, शुद्ध यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध रक्त बोलेंगे, तो शुद्ध मतलब बोला जैसे बोलेंगे तो समझिएगा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड, और बोलेंगे कि अशुद्ध तो यानी डी ऑक्सीनेटेड, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अशुद्ध रक्त होता है उसका रंग हल्का नीला होता है, ठीक है, नीला जैसे दिखाए हुए भी है, हल्का नीला, ठीक है, नीला टाइप के। जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरी तरह से लाल होता है। फेफड़ा में जाकर फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है हृदय को, जो लाल वाला देखा है इसका मतलब शुद्ध रक्त है। फेफड़ा से आया हृदय में, हृदय से हृदय फिर पंप किया, जैसे हृदय में आता हुआ दिखाएंगे, तो ऐसे पंप करेगा तो वो महाधमनी में निकलेगा, महाधमनी से निकलकर धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी से केशिका में। केशिका अंतिम होता है नस, जो अंतिम होता है केशिका, केशिका तो बहुत पतली होता है ना, जिसे हाथे में, तो अंत में इधर जो होगा ना केशिका होगा। जैसे आंख में देखिएगा ना झांक के तो बहुत पतला पतला एकदम रेसा रहेगा, वो केशिका है, ठीक है। महाधमनी बहुत थोड़ा मोटी होती है ना। उसके बाद धमनी उससे छोटी मतलब कम पतली होती है, छोटी धमनी और पतली होती है, केशिका सबसे पतली होती है, ठीक है। अब मैंने अंत बोला जाए कि सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन है, तो सबसे छोटी रक्तवाहिका यह केशिका ही है, सबसे छोटी रक्तवाहिका केशिका है। अगर बोला जाए कि सबसे बड़ी रक्तवाहिका तो महाधमनी। अब यहाँ केशिका में आ गया रक्त। अब केशिका से अशुद्ध रक्त, इधर सब आया जो शुद्ध है, अशुद्ध रक्त आएगा यहाँ से छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा, उसके बाद हृदय में जाएगा, और हृदय जो है लंग्स को भेजाएगा कि लो भाई इसमें ऑक्सीजन मिला के हमको दे दो, फिर तुरंत वापस लेगा भी फेफड़ा, फिर उसमें ऑक्सीजन, फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है, फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, यही हुआ। यहाँ से जो नीला वाला लाइन दिखाया वो अशुद्ध रक्त है, लंग्स में आया, लंग्स जो होता है सॉरी हृदय, हृदय जो है जो है ना ये है फुफ्फुस धमनी, ठीक है, और ये है फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन ये दोनों है ना, देखिए ये जो इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, और इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। धमनी में होता है शुद्ध रक्त, लेकिन धमनी में होता है शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी होता है उसमें होता है अशुद्ध रक्त। शिरा में होता है अशुद्ध रक्त, जैसे सब शिरा है अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, ठीक है, जैसे जाएगा उसके बाद शुद्ध होगा तो उसके बाद आएगा, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। यह अपवाद नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको। फेफड़ा से आ रहा है तो क्या होगा, उसमें शुद्ध रक्त ही होगा, क्योंकि फेफड़ा से आ रहा है तो फेफड़ा जब भी आएगा तो उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, क्योंकि फेफड़ा में जाता ही है रक्त शुद्ध होने के लिए, ठीक है। तो फेफड़ा से आए या फेफड़ा में जाए उसमें हम लगा देते हैं शुद्ध फुफ्फुस यानी पल्मोनरी, यहाँ भी पल्मोनरी लगा हुआ है, ये तो दोनों कॉमन हो गया। हृदय से फेफड़ा में जाए या फेफड़ा से हृदय में आए फुफ्फुस कहलाएगा, लेकिन हृदय से जब फेफड़ा में जा रहा है या हृदय से फेफड़ा में जा रहा है या पूरी शरीर से हृदय में जा रहा है, पूरी शरीर से हृदय में या हृदय से फेफड़ा में, तो वो सब शिरा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हृदय से जब फेफड़ा में जाता है तो उसको बोल देते हैं फुफ्फुस, या जाए हृदय से फेफड़ा में या फेफड़ा से हृदय में, तो फुफ्फुस कॉमन है, देखिए यहाँ भी फुफ्फुस यहाँ भी फुफ्फुस, लेकिन फेफड़ा से जब आएगा, फेफड़ा से हृदय में आए या पूरा शरीर से हृदय में आए, ठीक है, तो उसको फेफड़ा से हृदय में या हृदय से पूरे शरीर में जाए तो उसको वो जो होता है धमनी होता है। क्या बोल रहे हैं, हाँ ये ना धमनी, यानी हृदय से फेफड़ा में जाए या पूरी शरीर से हृदय में आए तो होता है धमनी, और ये होता है शिरा। तो अब कॉमन अपवाद लग रहा है कि कॉन्सेप्ट है, फेफड़ा से आ रहा है तो उसको हम फुफ्फुस तो बोलेंगे ही, फेफड़ा में जा रहा है तो फुफ्फुस ही बोलेंगे। अब याद रखिएगा कि हृदय से शरीर में जाए या हृदय से क्या जाए, फेफड़ा में जाए, हृदय से फेफड़ा में जाए या हृदय से शरीर के किसी भी अंग में जाए वो धमनी ही होता है। फेफड़ा से हृदय में आए या पूरे शरीर से हृदय में आए वह शिरा ही होता है, ठीक है। इसलिए फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। सबसे बड़ी रक्तवाहिका
महाधमनी सबसे छोटी केशिका। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, यही हम बोल रहे थे, पूरी शरीर से आएगा वेना कावा यानी क्या, महाशिरा, यहाँ भी वेना कावा यानी दो है, एक ऊपर से एक नीचे से, ये दोनों आके यहाँ राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद में छोड़ देंगे, दाया अलिंद से आ जाएगा रक्त नीलय में यानी दाया नीलय में, दाया नीलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में चल जाए, मान लीजिए यहाँ पर लंग्स है तो लंग्स में आ गया, लंग्स से ब्लड शुद्ध होकर फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद में, बायां अलिंद से आ जाएगा बायां नीलय में, बायां नीलय जब पंप करेगा, ऐसे हृदय जो होता है धड़कते रहता है, ऐसे पंप करता है, यानी संकुचित होता है फिर से अनुशीतलन होता है, ऐसे ऐसे करता है, एक धड़कन होता है ऐसे ऐसे, इसको एक धड़कन बोलते हैं। यहाँ ये पंप करेगा तो इस अरोटा से यानी महाधमनी से, अरोटा से यानी महाधमनी से रक्त जो होगा पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, यही है रक्त का परिसंचरण। अब ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हृदय जो संकुचित हो रहा था ना, जिसे हम जो हृदय का नीले वाला भाग है वो संकुचित होता है, जब संकुचित होता है तो रक्त जो वाहिका है जैसे धमनी है उसके दीवार पर जो भार बल पड़ता है, जैसे यहाँ पे है, जैसे ये जो है यहाँ पे संकुचित हुआ, संकुचित हुआ तो इसमें से रक्त निकला यानी अरोटा से पूरे शरीर में गया, जैसे ही संकुचित हुआ पंप ऐसा किया संकुचित तो इसमें से हचचा के रक्त जो है बाहर निकलेगा पूरी तेज गति से, तो इसके दीवार पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, उसी दाब को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जब ये संकुचित होता है उस समय धमनी के दीवार पर पड़ता है, जब अनुशीतलन होता है तो वो कहाँ बाहर पड़ेगा, सिरा वाला भाग पर, जैसे मान लीजिए ऐसे पंप किया तो शरीर हृदय से ब्लड निकल के पूरे शरीर में चल गया, जब ऐसे होगा तो पूरी शरीर से ब्लड पुनः हृदय में आएगा, फिर हृदय फेफड़ा को भेजेगा, हृदय से फिर फेफड़ा से फिर हृदय में आएगा, फिर पंप करेगा। तो जब ऐसे संकुचित हुआ तो धमनी के दीवारों पर पड़ा, ऐसे हुआ तो सिरा के दीवारों पर, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी संकुचन दाब, एक होता है अनुशीतलन दाब यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। संकुचन में हृदय एक बार ऐसे होता है संकुचित, उसके बाद वो अनुशीतलन होता है, तो संकुचन दान होता, संकुचन का जो दाब होता है वो ज्यादा होता है। अब क्यों संकुचन का दाब ज्यादा है समझिए, संकुचन का दाब क्यों है, इसे पूरा कस के क्यों दबेगा, क्योंकि उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। मान लीजिए हृदय से इसे इतना कस के जब यहाँ से प्रेशर मारेगा तब तो शरीर के पूरी बॉडी में पहुंचेगा रक्त, इसलिए वह प्रेशर ज्यादा होता है संकुचन का दाब। और अनुशीतलन तो फिर धीरे धीरे उसे आने रहता है, जैसे फेफड़ा में पहुंचाना है, यहाँ से राइट एट्रियम जो ये है दाया नीले से फेफड़ा में पहुंचाना है, उसको बोलते हैं, यानी इस पे जो भार पड़ेगा फुफ्फुस धमनी पे वो तो फेफड़ा में जाना है, इसलिए उसका प्रेशर कम होता है, जबकि प्रेशर सबसे ज्यादा अधिक होता है संकुचन सिस्टोलिक के समय, डायस्टोलिक के समय कम होता है, इसलिए 120/80 बोलते हैं ना, जो समान जो दाब होता है 120/80, ये होगा सिस्टोलिक प्रेशर, ये होगा डायस्टोलिक यानी संकुचन और अनुशीतलन। जब हृदय संकुचित करेगा तो वो प्रेशर ज्यादा होगा, जब शीतलन होगा तो कम होगा। Hg क्या है, मरकरी यानी पारा है, Hg क्या है, पारा है। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से, और ये जो है ना स्टेथोस्कोप, ये हृदय की धड़कन को मापता है कि कितना एक मिनट में लगभग 72 बार हृदय धड़कता है, इस धड़कन को मापते हैं स्टेथोस्कोप से, जो कान में डॉक्टर लगा के मापते हैं। इसको जो हाथ में बांध के जो करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें क्या होता है, एक पैंप लगा रहता है, ठीक है, पैंप लगा रहता है, इस पैंप को डॉक्टर हाथ में बांध देता है, फिर उसको चापता है, तो ध्यान में आपको रखता होगा इसमें पारा चढ़ता लगता है, जैसे चापता तो इसमें कुछ ऊपर की ओर चढ़ता है, वो पारा होता है, Hg है ना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए 5 लीटर हमारे शरीर में लगभग होता है, 5 से 6 लीटर, एक ही बार में क्या हृदय पूरा शरीर से एकदम 5 से 6 लीटर एक बार पंप कर देता है, नहीं, उतना करेगा तो फिर शरीर कैसे काम करेगा, तो आदमी मर ही जाएगा। एक धड़कन में 1 मिनट में कितना धड़क रहा है, 72 बार, एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त को हृदय जो पंप करता है एक धड़कन में, तो 72 है तो 70 × 72 करिएगा तो लगभग 5 लीटर आएगा, यानी 500 कुछ मिलीलीटर ml आएगा, 540 ml यानी 5 लीटर लगभग। अब ये बात कर लिए, नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं प्रश्न, है ना। 6ठा नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो अभी बात की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, है ना। और उसके बाद फुफ्फुस है, फुफ्फुस तो बता ही दिए थे,
जब फेफड़ा से आए हृदय में तो फुफ्फुस सीरा, और हृदय से जाए फेफड़ा में तो फुफ्फुस धमनी। सबसे छोटी रक्त वाहिका को खाली अभी बात किए थे, सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन थी, यहाँ पे अभी लिखा हुआ था केसिका। सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, केसिका। जैसे आपकी आंख में जो पतली पतली जो रहता है वो केसिका है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, बोला कौन नहीं मानव रक्त में पाया जाता है, लिकोसाइट। लिकोसाइट मतलब बताइए क्या है इसका मतलब, लिकोसाइट मतलब अभी इसलिए बोल रहे थे ना कि नाम याद रखिएगा उसको। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, RBC को इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। WBC रक्त में पाया जाता है, पाया जाता है। लिम्फोसाइट पाया जाता है, पाया जाता है। WBC का प्रकार है लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट बताइए, मोनोसाइट भी पाया जाता है, लिम्फोसाइट। ये केंड्रोसाइट क्या है, अलग चीज है, रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये तो पता है ना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कहाँ अभी बात है ना, WBC का 5 प्रकार होता है ना, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट WBC के पर सब रक्त में पाए जाते हैं। रक्तचाप बल है, यानी बोल रहा है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। रक्तदाब यानी रक्तचाप बोलिए, रक्तदाब बोलिए। रक्तचाप बल है, अब 4 ऑप्शन है। वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर लिखा हुआ है, इसका सही अगर वर्ड लिखा जाए तो वेंट्रिकुलर नहीं होगा, वेंट्रिकुलर। जब बताए था एट्रियम और वेंट्रिकल यानी अलिंद और नीले, नीले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, है ना, लिखा हुआ कूलर, एग्जाम में ऐसे लिख देता है। तो वेंट्रिकल ये जो लिखा हुआ ना, नीले समझिए, नीले। वेंट्रिकुलर जो लिखा वो इसी पढ़ेंगे तो बेकार हो जाएगा, है ना। एट्रियम होता है और एट्रियम और वेंट्रिकल, है ना, अलिंद और नीले। तो नीले डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, अब एक है डायस्टोल, अभी बात किए थे, डायस्टोल बताया था ना, डायस्टोल ये बोल रहा है अनुशिथिलन और ये संकुचन है, ठीक है, यानी डायस्टोल प्रेशर बोल रहा है, डायस्टोल, ठीक है। और क्या है प्रश्न, क्या है, रक्तचाप। अब तो और देख लेते हैं। बोल रहे थे ना कि रक्त जब हृदय पंप करता है तो नस जो हमारे शरीर में है उस पर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है। उस दाब को, है ना, जिसे पंप किया तो धमनी के दीवार पे, नसों की दीवार पे क्या होता है, बल पड़ता है, एक दाब पड़ता है, उसी को बोलते हैं रक्तदाब, है ना, रक्तदाब। वही प्रश्न है। तो डायस्टोल हो गया तो अनुशिथिलन, और सिस्टोल है तो संकुचन, 120/80। ये क्या प्रश्न है से देख लेते हैं। रक्तचाप बल है क्या है से पूछ रहा है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर नहीं, धमनी के अंदर नहीं, धमनी के दीवार पे। ये बोल रहा है कि सिस्टोल के दौरान यानी संकुचन के दौरान, सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, ये भी गलत है। नसों के अंदर, अंदर नहीं, नसों के दीवार पर, रक्त नासी के दीवार पर, हाँ ये सही है, दीवार पे, धमनी के दीवार पे जो बल पड़ता है संकुचन के समय, वही उसी को बोलते हैं रक्तदाब। मानव रक्त का समान प्रंकुचन दाब, यानी इसको बोलते हैं संकुचन। प्रंकुचन को संकुचन भी बोलते हैं, यानी सिस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, अभी बोलते ना, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120। आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल, पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को यानी डॉक्टर को पारे की कॉलम नहीं होगा, कॉलम होगा, कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है। हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, अभी बात कर रहे थे ना कि इस पे जो प्रश्न हम दिखा रहे थे अभी, जो सिस्टोलिक प्रेशर आपको दिखाए थे, ये बोल रहा है, यही तो प्रश्न है ना कि जो ये पंप है, ये जो पंप लगा रहता है, डॉक्टर जो चेक करता है, ये पंप को चापता है, ऐसे चापता है तो ऊपर चढ़ता है। तो इसका मतलब है कि पंप जो है वो पारा से जुड़ा हुआ है। यही पूछना है ना कि एक परंपरागत जो मापने वाला है, ब्लड प्रेशर मापने वाला, यही प्रश्न था। उसका जो पाइप है वो किससे जुड़ा रहता है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर में, यही प्रश्न है। तो किससे जुड़ा रहता है, पारा से। जैसे उसको दाबता है डॉक्टर तो पारा ऊपर चढ़ने लगता है ना, HG, यही है। नेक्स्ट था ना, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण यानी स्फिग्मोमैनोमीटर जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है। हस्तचालित वायु पंप, यही बोल रहा, वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, तो मरकरी से जुड़ा रहता है, उसमें पारा भरा रहता है, उससे जुड़ा रहता है। जैसे दाबता है तो पारा ऊपर नीचे चढ़ता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अभी बात की है, रक्तचाप यानी रक्तदाब के लिए।
हृदय की गति के लिए स्टेथोस्कोप, जिसकी कान में लगा के धड़कन पे आपको रखता है और मापता है, उसको हृदय की गति कहते हैं। शरीर के तापमान तो थर्मामीटर, बुखार लगता है तो। उच्च रक्तचाप ही हो गया, उच्च और निम्न। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है कितना होता है? 120/80 अभी बोले। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात 120/80 होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? एक व्यक्ति हुए कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सबसे पहले बताए थे कि मनुष्य में जो रक्त जो है सामान्य नहीं है। सभी मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है वह सामान्य नहीं है, बल्कि अलग अलग है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। और अलग अलग किस रूप में है? इन्होंने बताया कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। अंत में इन्होंने बताया कि उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, ए और बी। तो आरबीसी के सतह पर उपस्थित और अनुपस्थित होने की 4 संभावना होता है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या दोनों होगा, दोनों में से कोई ना होगा। जब दोनों में से कोई ना होता तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ये ब्लड ग्रुप है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अब ये जो है, अब किस लिखा हुआ कि किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है। ए तथा ओ को दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। अब क्यों दे सकता है? अगर इतना मन में प्रश्न आ रहा होगा तो हम तो कहेंगे कि जो प्लेलिस्ट खोलिए, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में जाइए, बायो का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारा मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर सेट चल रहा है, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको खुद खराब लगेगा कि फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं क्या सर, यहाँ पे पूरा इतना डीप में चल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बता का सेट का खाली कर दूंगा, थोड़ा भी बता देता हूँ कि देने जब ब्लड ग्रुप होता है ना, जैसे ए ब्लड ग्रुप, तो इसमें एंटीजन ए होता है। एंटीजन जिसमें ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होता किसी व्यक्ति में, और एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी रहेगा उस रक्त को नहीं लेगा। यदि ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए सपोज मेरा में ब्लड ग्रुप ए है मेरा, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडी बी होगा और एंटीजन ए होगा। तो जो अगर मुझे लेना है तो मेरे एंटीबॉडी देखा जाएगा, एंटीबॉडी हमारे अंदर बी होगा, तो बी से ब्लड ग्रुप हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तो एंटीबॉडी का मतलब बी एंटीबॉडी, यानी बी को आएगा तो बी को मारेगा, बोलेगा कि हम आपसे नहीं लेंगे। अगर बलजोड़ी आ जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही से बी से नहीं लेगा, ए से लेगा और ओ से ले सकता है। बी से नहीं लेगा, ए बी से भी न लेगा क्योंकि इसमें बी है। इसी तरह से अन भी एंटीजन और एंटीबॉडी रहता है, इसलिए नहीं लेता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सबसे ले रहा है, ये जो है सबसे ले रहा है, ये सबसे ले रहा है और ये सबको दे रहा है। तो इसको सब बोल देंगे ना कि सर्वग्राही, सबसे लेने वाला, ये सबको देने वाला। लेकिन ए बी को तो बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना कि सर्वदाता कौन है, तो ओ सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल, सबसे लेने वाला ए बी, और सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ होता है। लेकिन उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रश्न थोड़ा सा डीप में कर देगा ना, तो उसमें ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव भी कर देगा। अब निगेटिव पर थोड़ा सा देख ले। ये कार्ल लैंडस्टीनर नहीं बताए थे, ये किसी और व्यक्ति ने बताया था, ठीक है, रिसेस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये है RH फैक्टर, ये इसी से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होने की सूचना मिलता है। यदि RH निगेटिव व्यक्ति, यानी कोई भी निगेटिव है ना, ए निगेटिव, बी निगेटिव, कोई भी निगेटिव होगा, ए निगेटिव निगेटिव को देगा, निगेटिव पॉजिटिव को भी देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी सबसे लेता है, ठीक है, ए बी सबसे लेता है ना, यहाँ सबसे ले रहा है। अब देखिए कि इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव में कौन सबसे ले सकता है, तो निगेटिव निगेटिव से भी ले रहा है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव से नहीं ले रहा है। इसका मतलब ए निगेटिव सबसे नहीं लेगा, सॉरी ए बी निगेटिव सबसे नहीं लेगा, ए बी तो सबसे ले रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, ठीक है, तो वो व्यक्ति सबसे नहीं लेगा। ए बी तो है लेकिन निगेटिव हो, ए बी यदि निगेटिव है तो सबसे नहीं लेगा, ठीक है। अब देखिए अब सबसे लेगा कौन, तो पॉजिटिव है, निगेटिव से भी ले रहा है, पॉजिटिव से ले रहा है, इसलिए बोला यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी पॉजिटिव सबसे लेता है, सर्वात्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और देने वाला है सर्वदाता। अब देखिए कौन सबको दे सकता है, इस पर हम पॉजिटिव निगेटिव भी लगाना चाहें तो निगेटिव निगेटिव को भी दे रहा है, निगेटिव पॉजिटिव को भी दे रहा है, इसलिए लिखा हुआ है ओ निगेटिव सबको देगा। समान प्रश्न आता है जो मतलब SSC रेलवे में ग्रुप डी में है, तो सीधे प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वदाता है, ए बी ओ लिखा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा डीप करके अगर प्रश्न पूछ देना, वो तो आप जान रहे हैं, वो में भी बोल देगा वो पॉजिटिव की वो निगेटिव, और लेने वाला में ए बी पॉजिटिव। अब प्रश्न देखते हैं, कहाँ था प्रश्न, हाँ,
तो कार्ल एंड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो रक्त समूहों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले रक्त समूहों का वर्गीकरण किया था। तो रक्त समूहों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता यानी सबको देने वाला है? तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगा हुआ है, तो सीधे लिख दीजिए, आंसर मार दीजिए वो पॉजिटिव है ना, वो वो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह 4 ए बी और ओ होता है, सी तो नहीं होता, तो सी गलत हो गया है ना। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है, अभी बात किए थे। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य, आरबीसी का क्या कार्य है? आ गया ना, आरबीसी का कार्य बताइए। आरबीसी का कार्य क्या क्या बताए थे? श्वसन गैसों का परिवहन है, यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा से ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से ऑक्सीजन तक पहुंचाना, बताए थे ना अभी। हीमोग्लोबिन जो काम कर रहा था है ना, वही है हीमोग्लोबिन का कार्य ही आरबीसी का कार्य कहलाता है। तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, एकदम सही है, यह ऑप्शन सही है। शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी शरीर से बाहर नहीं निकालता है, वो तो कार्य फेफड़ा का है। फेफड़ा ना शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेगा। आरबीसी तो सिर्फ शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा को दे देगा, फेफड़ा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। आरबीसी का कार्य नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, आरबीसी का कार्य सिर्फ है फेफड़ा को कार्बन डाइऑक्साइड दे देना और फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर ऊतकों को दे देना, ये कार्य है। निकालना उसका काम नहीं है, ये गलत है। नाइट्रोजन अपशिष्टों को घोलित यानी घोलित रूप में उत्सर्जित करना, तो ये इसका भी कार्य नहीं है। नाइट्रोजन अपशिष्ट को इसका काम नहीं है। आरबीसी काम खाली का है श्वसन गैसों का परिवहन। शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना, ये तो कार्य प्लाज्मा का है ना। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों में जो छोटी आंत से पचे हुए भोजन को पहुंचाता है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए हो गया। 20 निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन है? आरबीसी। आरबीसी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन मारेंगे, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा तो रक्त मारेंगे। ये आरबीसी का कार्य अंतर रक्त का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य अंतर आरबीसी का कार्य। देखते हैं क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है? प्लेटलेट्स है, श्वेत रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी है, लसिका है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा है ना, हीमोग्लोबिन है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा से ऑक्सीजन को फेफड़ा से ऊतक तक और ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक पहुंचाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? बोला कि इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कि किसका संबंध ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है। मनुष्य के शरीर में, पूरे वायुमंडल में बात नहीं करें, मनुष्य के शरीर में, तो हीमोग्लोबिन का संबंध ऑक्सीजन के साथ अच्छा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर वैसी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन ही फेफड़ा ऊतक को जाकर ऑक्सीजन दे देता है। तो हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में अच्छा संबंध है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी संबंध है, अगर हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चल जाए उसके साथ भी हीमोग्लोबिन जो है मतलब संबंध बना लेता है, मतलब उसके साथ संयोजन कर लेता है। लेकिन उस संयोजन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो जो बनता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि अस्थायी यौगिक है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ढोता नहीं बल्कि ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देता है। यही व्यक्ति है कि कोई व्यक्ति धुआं वाला क्षेत्र में है या प्रदूषण के क्षेत्र में रहता है जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, वहाँ पे व्यक्ति के ऑक्सीजन होने की क्षमता कम हो जाती है, यानी उसके शरीर में वो क्या, वहाँ पे दम घुटते रहता है, लोगों का थका थका सा महसूस करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है ऑक्सीजन के साथ, तो हीमोग्लोबिन। रक्त में पाया जाने वाला खाली जगह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन है रक्त में पाया जाने वाला जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बताइए। आरबीसी। आरबीसी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ऑप्शन में कि आरबीसी? आरबीसी ऑप्शन में है। आरबीसी, अगर आरबीसी ऑप्शन में ना कर हीमोग्लोबिन होता तो हीमोग्लोबिन मार देते। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी। आरबीसी ऑप्शन है ये। 2 प्रश्न क्यों दे दिए हमने? अच्छा, एक एएलपी में पूछा हुआ था, एक जेईई में पूछा, इसलिए दिया हुआ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। यहाँ पे आप देखिए,
रक्त के बारे में आ गया, रक्त के कार्य के बारे में। रक्त का मैंने कार्य नहीं बताया हूँ, हम आरबीसी का कार्य आपको बताया, डब्ल्यूबीसी का बताया, प्लेटलेट्स का बारे बताया, प्लाज्मा भी कार्य बताया, लेकिन रक्त का कार्य में नहीं बताया। तो याद रखिएगा, जो आरबीसी का कार्य है वही रक्त का कार्य है, डब्ल्यूबीसी का कार्य अंततः रक्त का कार्य, प्लेटलेट्स का अंततः कार्य आरबीसी रक्त का कार्य है ना, प्लाज्मा का कार्य अंततः किसका कार्य, रक्त का कार्य, क्योंकि ये सभी रक्त के अंदर है। अब देखते हैं, तो जो डब्ल्यूबीसी का कार्य होगा वही रक्त का कार्य होगा। जो भी एक अगर किसी भी मिल रहा है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट कोई भी कार्य होगा तो समझिए रक्त का कार्य भी होगा वो। तो रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, एकदम सही है। ये कार्य कौन करता है, रक्त का डब्ल्यूबीसी करता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, एकदम सही है। ये कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं से, कोशिकाओं, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न ऊतकों से कहां तक पहुंचा जाता है, फेफड़ा तक पहुंचाता है, सही है। रक्त ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद करता है, एक है ज्ञान इंद्रिय जो हमारे शरीर की है, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इसकी इनपुट हमें देने के लिए क्या रक्त हमें देता है क्या। इसे यहाँ पे इसे चुभाए हमने, हमें इनपुट चल गया, तो क्या ये रक्त इसमें उत्तरदायी है, नहीं, इसके लिए रक्त उत्तरदायी नहीं है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से कहां तक ले जाता है, अन्य भागों में, यानी अन्य शरीर के अन्य भागों में, अन्य कोशिकाओं, ऊतकों, ये जब बताया था नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या, आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो बड़ा खराब बात है। अभी तो डायग्राम से बताए थे, प्रश्न नंबर क्या 24, यही ना बताया था, देखिए तो अच्छा भाई, हाँ आ गया। लंग से ऊतक, लंग से ऊतक यानी फेफड़ा से ऊतक तक पहुंचाता है। ऊतक कहिए या शरीर के विभिन्न अंग बोलिए या कोशिकाएं बोलिए, है ना। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन लेके यहाँ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पहुंचाता है, यही कार्य करता है। हम प्रश्न कितना पे थे, 24, इसलिए हम एक बार बता देते हैं कि फिर प्रश्न बनाते चले जाएंगे, आपको समझ आता चला जाएगा। कौन सा आंसर गलत है, कौन सा गलत है चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी गलत है। ज्ञानेंद्रियों की इनपुट के लिए रक्त का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र में क्या है, रक्त है, उसमें बहुत सारे हैं, धमनियां हैं, सिरा हैं, ये सब क्या है, फेफड़ा है, ये सब परिसंचरण में भाग लेते हैं। देखते हैं कौन नहीं है। बड़ी आंत, आंत तो इसको पाचन में होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, सबका उपयोग क्या है, पाचन में, भोजन जो हम करते हैं उसके पाचन के लिए है, ये परिसंचरण के लिए तो नहीं है। और ऑप्शन भी चुनना यही कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन तो ये हो गया ऐसे ही। हृदय है संचरण में, रक्त भी है, धमनियां भी है रक्त के परिसंचरण में। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है, शुरू में बताते हैं कि रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। देख लेता है, इसका रेंज बोल रहा है 7.4, यानी इसको ऑप्शन ले सकते हैं ना, 7.35 से लेकर 7.45, यानी लगभग 4 से 4.5 के बीच में होता है। और 7.5 7.4 से 7.5 तक, 8 नहीं लीजिएगा, 8 कभी नहीं, है ना, मतलब थोड़ा सा 7 से ज्यादा। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, फिर प्रश्न वही, अच्छा एग्जाम चेंज। मानव शरीर का पीएच स्तर एएलपी का है, कितना होगा, 7 से 8 ले लें, 7 से 7.8, नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन वही है। फिर 6 से है, फिर 6 से 7 है, 7 से 8 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया ए, 7 से 7.8। समान मानव रक्त है, उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, थोड़ा क्षारीय, हल्का क्षारीय है ना, थोड़ा सा नुनछा टाइप पे लगता है, टेस्ट किए होंगे, है ना, क्षारीय है। बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करता है, इन प्रोटीनों को खाली जगह कहा जाता है। अब हम बात किए थे कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है, बताया था ना, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन जो होता है ना, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिससे ब्लड ग्रुप तय होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो है ना शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, यानी जो भी संक्रमण हो गया तो एंटीबॉडी उस रोग को मारेगा। इसका कार्य कौन करता है, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। ये बोल रहा है कि बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए, यानी रोगाणुओं को मारने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन रची परत उत्पादन करता है, वही है एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो एंटीबॉडी कहते हैं या एंटीबॉडीज, है ना, ऑप्शन नंबर सी। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम यानी लाल भूरे रंग का मैल
जम जाता है, यह खाली जगह तंतुओं का एक जाल होता है। देखिए कहीं पर आपको कट लगेगा या चोट लगेगा तो कुछ समय के बाद वहां पे थक्का जमने लगता है। चोट लग गया है तो वहां पे लाल भूरे रंग का जम जाता है, मैल की तरह धब्बा आ जाता है, कट जाता है तो खून बहता है, फिर वहां पे थक्का जम जाता है। तो ये बोल रहा है कि कट अथवा चोट के स्थान पे लग जाता है तो वो तंतु बनता है। तो वो कौन सा तंतु है याद रखिएगा। इसका जो जब चोट लगता है तो रक्त स्कंदन की प्रोसेस शुरू होती है और ये प्रोसेस 4 चरण से होकर गुजरता है और ये प्रोसेस होने में पूरी 3 से 5 मिनट का समय लगता है। पहला में तो होता है कि घायल जो प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक एंजाइम स्रावित करता है और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। और वो थ्रोम्बिन अगर हम दिखाना चाहें तो डायग्राम से दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। हाँ यही है, यही बोल रहे थे 4 चरण में होता है। पहला चरण में क्या होता है, घायल प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम स्रावित करेगा जहां चोट लगे आपको। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्लाज्मा में पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। और ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन को, यानी फाइब्रिनोजेन होता है ना प्लाज्मा में बोले थे ना, फाइब्रिनोजेन रक्त स्कंदन में सहायक होता है। इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देगा और ये फाइब्रिन जो होता है एक तंतु बनाएगा, एक जाल बनाएगा और उस जाल में ये जो क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाएं हैं, यही लिखा हुआ, ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन के तंतु जाल बनाते हैं जिसमें मरे, यानी स्टेप 4 में क्या होगा, ये जो फाइब्रिन है एक जाल बनाएगा, उस जाल में, ये जाल बहुत महीन होगा, बहुत बारीक होगा, उस जाल में क्षतिग्रस्त पदार्थ रक्त कोशिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। यानी बात करें कैसे जम जाएगा तो इसे यहां पर समझे। तो फाइब्रिन जो होगा क्या करेगा, ऐसे जाल बनाएगा, ठीक है, बहुत बारीक जाल बनाएगा फाइब्रिन। लास्ट में जाकर फाइब्रिन 4 चरण से होकर गुजरेगा और ये पूरी एकदम जाल बनाएगा और इस जाल में आके इतनी बारीक होगा ना कि रक्त कोशिकाएं जो हुआ क्षतिग्रस्त पदार्थ इसमें आकर फंस जाएंगे और फिर एक थक्का बन जाएगा। तो बोल रहा है कि ये तंतु किसका होता है, तो फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजेन बोल सकते हैं या फाइब्रिन्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट धन्यवाद हो गया, थैंक यू आ गया। तो इसका पीडीएफ का लिंक जो भी हमने अभी जो भी चार्ट बनाया, जिस तरह से हम आपको पढ़ाएं, इस सबका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी हम यहाँ पे समझाएं, जो भी चीज समझाएं, जो भी बताए, जिस तरह से बोर्ड में लिखा हुआ है वो सारा चीज आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। और इस जो चैप्टर है इसमें से कुछ और प्रश्न बचा हुआ है और प्रश्न को हम नेक्स्ट सेट में कर देंगे। अगर ये आज के थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ आ गया तो उसमें भी सारा आप समझ जाएंगे, प्रश्न बना लेंगे आरामी से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।